नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास आपका स्वागत है। डे हमारा 16 चल रहा है जिसमें हम कॉम्पैक्शन का रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन में हमने पास अभी तक क्या पढ़ लिया, कॉम्पैक्शन होता क्या है, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या होता है। दूसरा, कॉम्पैक्शन कोहेसिव सॉइल और कोहेजन लेस सॉइल क्या होती है, जीरो एयर वर्ड लाइन क्या होती है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। इसके अलावा क्या होता है ओएमसी और कॉम्पैक्शन को कैसे कैसे कोई कारक प्रभावित करता है और कॉम्पैक्शन के कारण जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हमारे पास कंप्लीट करेंगे जहां मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन और मेजरमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो, कॉम्पैक्शन का फायदा तो आपको पता लग ही गया कि कॉम्पैक्शन करने से भैया हमारे पास परमेबिलिटी कम होती है, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो काम का तो है। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन किया क्या जाता है, सबसे पहला है हमारा रोलर्स। रोलर जो होते हैं उनकी द्वारा भी कॉम्पैक्शन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आता है, तीन प्रकार के मेनली रोलर होते हैं। एक तो स्मूथ व्हील रोलर, एक शीप फुट रोलर, एक न्यूमेट्रिक टायर रोलर। यहाँ पेन्यूमेट्रिक टायर नहीं, न्यूमेट्रिक बोलेंगे, पीस है यहाँ पर साइलेंट है। न्यूमेट्रिक टायर रोलर होता है। देखो, स्मूथ व्हील रोलर क्या होता है, मैंने आपको दिखाया था पहले भी पिक्चर में, वापस से दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो न्यूमेट्रिक टायर रोलर वो सॉरी स्मूथ व्हील रोलर होता क्या है, स्मूथ व्हील रोलर वे होते हैं जिनमें भैया हमारे पास बिल्कुल स्मूथ व्हील होता है। अब यहाँ पर ये जो अब ये है तो मॉडर्न है, इसमें टेंडम भी है, परंतु व्हील बिल्कुल स्मूथ होता है। व्हील बिल्कुल स्मूथ होने का फायदा क्या हो जाता है, व्हील स्मूथ होने से फायदा ये होता है, देखिए होता क्या है इसमें कॉम्पैक्शन में, व्हील स्मूथ होने की वजह से, एक बार को ये ले लेता हूं मैं कोई दूसरा। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास सतह है, जमीनी सतह है, इसमें हमारे पास ये है, तो ऊपर से जो ये हैवी व्हील का जो हैवी वेट होता है, इसकी वजह से जो रोलिंग हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, मिट्टी दबेगी। मिट्टी दबेगी तो देखिए मिट्टी का एक समय पर एक छोटा सा पार्टिकल, इतना सा एरिया ही कांटेक्ट में आ रहा है, जबकि वेट पूरा है डब्लू। तो जो वेट है वो एक छोटे से एरिया पे ही कांटेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से बहुत हाई कांटेक्ट स्ट्रेस, हाई कांटेक्ट स्ट्रेस, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कांटेक्ट स्ट्रेस डेवलप होते हैं और हाई कांटेक्ट स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट की मिट्टी दब जाती है। परंतु इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है भैया, यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ तक आप नहीं कर सकते। इफेक्टिव कॉम्पैक्शन केवल 6 इंची 150 mm तक होता है, और ज्यादा से ज्यादा कॉम्पैक्टर का जो प्रभाव होता है वो मैक्सिमम जो डेप्थ है, इफेक्टिवली तो नहीं पर मैक्सिमम डेप्थ जो है वो 300 mm तक ये हमारे पास कॉम्पैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रोलर्स की बात है, जो कि हमारे पास स्मूथ व्हील रोलर है। अब स्मूथ व्हील रोलर जो होता है वो दबा रहा है मिट्टी को, और किससे, हाई कांटेक्ट, इसकी वजह से ये प्रेशर एक्शन की वजह से ही मिट्टी को दबाता है, प्रेशर एक्शन की वजह से दबाता है। कम डेप्थ 150 mm तक प्रभावी होता है, मैक्सिमम 300 mm तक ये जा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो है हमारा कौन सा, स्मूथ व्हील रोलर। देख लीजिए आप, वीडियो चला देता हूं। ये तो इसकी वो बना रही है ना। हमेशा रोलर से जो होता है, देखो पानी भी चल रहा है साथ के साथ, आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। ये इसकी यहाँ पर फिनिशिंग के लिए है, ये वाली चीज है ना, ये जो चल रहा है ये फिनिशिंग के लिए है। बाकी रोलर चल रहा है, पानी भी इसके साथ चल रहा है, और वाइब्रेशन अगर हो रहा है, देखो पानी टपक रहा है ना, आप देख पा रहे हो, तो पानी भी साथ में है ना। तो ये हमारे पास कौन सा रोलर हो गया, ये हमारा स्मूथ व्हील रोलर हो गया। ठीक है, तो स्मूथ व्हील रोलर में से ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या होगा, एक तो ये सुटेबल होता है कौन सी मिट्टियों के लिए, सुटेबल होता है केवल और केवल क्रश्ड सैंड ग्रेवल, मोटी मिट्टियों के लिए। कॉम्पैक्शन जो होता है वो हाई प्रेशर एक्शन की वजह से होता है, जो एक बार रोलिंग की जाती है एक लेयर पर, लेयर बाय लेयर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा डेप्थ का नहीं होता, तो पहले एक 150 mm की लेयर ली, उसका कॉम्पैक्शन कर लिया, फिर वापस से 150 mm की लेयर ली, फिर कॉम्पैक्शन कर लिया। तो यहाँ पर लेयर में कॉम्पैक्शन ही किया जाता है, क्योंकि ग्रेटर डेप्थ तक ये प्रभावी होता नहीं है। ठीक है, एक लेयर को कॉम्पैक्ट करने में 5 से 15 बार आपको पासेस करने पड़ेंगे रोलर को, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 5 से 15 टाइम होता है। इसमें टन के हिसाब से इनकी कैपेसिटीज होती है, वो हमको अभी इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास केवल और केवल कौन सी मिट्टियों पे सुटेबल है, कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल में
जबकि चिकनी मिट्टियां जो होती हैं, कोहेसिव सॉइल जो होती है, उनकी कहानी सुनो। कोहेसिव सॉइल में पोर वाटर प्रेशर भी होता है। पोर वाटर प्रेशर होने की वजह से होता क्या है, ये देखो, मान लीजिए अगर ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और ये हमारे पास कोई रोलर इसके ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, तो कुछ क्षणों के लिए ही तो रोलर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आया और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऊपर की ओर क्या लगेगा, जैसे ही रोलर इसको दबाएगा, पोर प्रेशर ऊपर की ओर धक्का मार देगा, जिससे मिट्टी कॉम्पैक्ट ही नहीं हो पाती। सुन रहे हो ना आप, क्या है, ध्यान कहीं और मत जाना, ठीक है। तो जो ये वेट है उसकी वजह से दब तो रही है, परंतु पोर वाटर प्रेशर भी उतना ही वेट इंस्टेंटली, क्षणिक रूप से ऊपर की ओर लगाता है, जिससे मिट्टी दब नहीं पाती। तो इन मिट्टियों को पकड़ पकड़ के दबाना पड़ता है, इसलिए इधर कौन सी होती है, शिव फुट रोलर। शिव फुट रोलर होता क्या है, स्मूथ व्हील रोलर पर इस तरीके से एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन निकाल दिए जाते हैं 300 mm, 150 से 300 mm के, जो कि मिट्टी को पंच करती है, निडल एक्शन से ठोक ठोक के अंदर दबाती है, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर की वजह से स्मूथ व्हील रोलर वहां काम नहीं करता। तो पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, शिव फुट रोलर जो होता है वो केवल चिकनी मिट्टियों में काम आता है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ व्हील रोलर उधर काम नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, निडल एक्शन तो है ही है, साथ में टैंपिंग एक्शन भी होता है, मतलब ठोकना। टेम्पर का मतलब क्या होता है, आपने घर में देखा होगा, फर्श के नीचे जब सोलिंग करते हैं तो ऊपर से एक दुरमुड़ से ठोकते हैं, ऊपर से एक हथौड़ा सा होता है लकड़ी का सा 5-1 किलो का, उससे ठोकता है, तो उसको दुरमुड़ कहा जाता है। टेम्परिंग, उठाकर छोड़ना, उठाकर छोड़ना, उठाकर छोड़ना। तो यहाँ निडल एक्शन और टेम्परिंग एक्शन दोनों होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है ये जो हमके स्क्रीन पे चल रहा है, ये देखिए, ये जो पीछे की तरफ स्क्रीन पर चल रहा है, ये हमारा शिव फुट रोलर है। अब यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है ये मिट्टी पे पंच कर रहे हैं, जो ये बाहर निकल रहे हैं, ये शिव फुट रोलर है। शिव फुट मतलब पहले के जमाने में जब रोड कंस्ट्रक्शन होता था, तो भेड़ियों को, वो भेड़ियों गडरिये जो होते थे, उनके पास भेड़ होती, तो भेड़ का वजन, मोटी सी भेड़ होती है, उसके पाँव बिल्कुल खुर छोटे छोटे होते हैं, तो उनको गुजारा जाता था, ठीक है, जिससे वो कॉम्पैक्ट हो। तो वो ऐसा ही है कि यहाँ पर ये हैवी वेट के साथ इस तरीके से प्रोजेक्शन निकले होते हैं, इसलिए शिव फुट रोलर होता है। ये मिट्टी को दबाते हैं, पंच करते हैं, निडल की तरह चुभोते हैं, ठीक है, और टेम्पर होते हैं, ठोक रहे हैं, इस वजह से इनको निडल और टेम्परिंग एक्शन कहा जाता है। चिकनी मिट्टियों में विशेष तौर पर ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है शिव फुट रोलर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्शन जो हो रहा है वो हमारे पास शिव फुट रोलर की वजह से हो रहा है, ठीक है। आगे चलो, अगला जो है हमारा वो कौन सा है, न्यूमेट्रिक टायर रोलर, जो यहाँ लिखा हुआ है, देखो, न्यूमेट्रिक टायर रोलर। न्यूमेट्रिक टायर रोलर क्या होता है, जनरली होता क्या है, देखिए शिव, यहाँ पर एक चीज, ये देखो, स्मूथ व्हील रोलर जो होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, बहुत दूर तक तो नहीं, पर किलोमीटर 2 किलोमीटर या साइड में एक स्थान से दूसरे स्थान चल सकता है। जबकि शिव फुट रोलर तो चल ही नहीं सकता, केवल उसी जगह कॉम्पैक्ट करेगा जहाँ चिकनी मिट्टी है, नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रक में लाद के ले जाना पड़ता है, ठीक है। और बड़े कॉम्पैक्टर जो होते हैं उनको भी नहीं चला सकते आप, ठीक है, क्योंकि उससे रोड का कैम्बर खराब करते हैं, अगर वो चलते हैं तो रोड का अलाइनमेंट, कैम्बर खराब करते हैं, ठीक है। तो इनको ट्रक पे लाद के फिर ले जाया जाता है रोलर्स को, ठीक है। तो स्मूथ व्हील रोलर तो फिर भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, शिव फुट रोलर का तो बिल्कुल ही नहीं होता, परंतु ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाता, आपको ट्रक में लाद के ले जाना ही पड़ता है। तो बड़े किलो साइटें होती हैं, वहां आजकल कौन सा यूज होता है, न्यूमेट्रिक टायर। यहाँ पर स्मूथ व्हील की जगह क्या होते हैं, टायर होते हैं जिनमें हाई प्रेशर पर एयर भरी होती है। हाई प्रेशर पर एयर भरी होने से क्या होता है, प्रेशर की वजह से तो निडल एक्शन होता है और वेट की वजह से प्रेशर एक्शन भी होता है, तो दोनों का काम कर देते हैं। और फिर हवा कम करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। तो न्यूमेट्रिक टायर रोलर जो होता है वो ऑल टाइप ऑफ सॉइल, कोई सी भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें ये बढ़िया काम करता है, न्यूमेट्रिक टायर रोलर, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप याद रखोगे, न्यूमेट्रिक टायर रोलर से रिलेटेड कहानी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है न्यूमेट्रिक टायर रोलर, जो कि ऑलरेडी मैं एक बार दिखा देता हूँ न्यूमेट्रिक टायर रोलर क्या होता है। आजकल मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में इन्हीं को यूज किया जाता है। देखिए, ये जो हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये हमारे पास न्यूमेट्रिक टायर रोलर्स हैं। इनका फायदा क्या है, इनको कहीं भी ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, जैसे ये है,
तो इस पे क्या होता है, नंबर ऑफ व्हील्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिन पे हाई प्रेशर पर एयर भरी होती है, हाई प्रेशर पर एयर भरी होती है। तो जो व्हील होता है हाई प्रेशर पर एयर भरी होने की वजह से निडल एक्शन भी होगा, क्योंकि हाई प्रेशर पर एयर भरी हुई है, और वेट की वजह से प्रेशर एक्शन भी होगा। तो दोनों एक्शन होगा, इसलिए कोई सी भी मिट्टी में काम आ सकता है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन याद जरूर रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ व्हील होते हैं, नंबर ऑफ व्हील होते हैं, आप देख लिए हैं तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देन ज़्यादा की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमेट्रिक टायर रोलर होता है। देखिए हाई प्रेशर पर एयर भरी जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर पर एयर, और इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन भी इनका क्या होता है, आसान होता है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और होता है टेम्पर। टेम्पर क्या होता है, होता तो स्मूथ व्हील रोलर जैसा होता है, क्योंकि स्मूथ व्हील रोलर जो होता है ना, वो कहां पर काम करते हैं, वो हमारे पास स्मूथ व्हील रोलर जो होता है वो बेसिकली काम बस यहीं तक कर पाता है कि कोहेजन लेस सॉइल के लिए काम आता है। ठीक है, परंतु अगर इसके अंदर वाइब्रेशन यूज कर लिए जाए तो होगा क्या, वाइब्रेशन यूज करने की वजह से ये चिकनी मिट्टियों में। तो एक और होता है वो हमारे पास कौन सा, हाँ, स्मूथ व्हील टेम्पर रोलर, टेम्पर्स। उसमें होता क्या है, वाइब्रेटर की तरह यूज किया जाता है, जिसमें वो कंपन की वजह से पोर वाटर प्रेशर जो होता है उसको बाहर निकाल लेती है, और चिकनी मिट्टियों में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो टेम्परिंग में क्या होता है, वाइब्रेशन एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी वजह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्विक रिवीजन भी है, प्लस में बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बता भी दिया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है, आपको थ्योरी में क्वेश्चन जब मैं बोलूंगा तो आपको क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सॉरी, तो ये तीनों मेथड हो गए। तो ये रोलिंग एक्शन है। आगे चलते हैं। अगला है रैमर्स। रैमर्स क्या होते हैं, रैमर्स ऐसी जगह पर यूज किए जाते हैं जहां पर स्पेस की कमी हो, क्योंकि रोलर को तो आगे पीछे होने की जरूरत पड़ेगी। रैमर्स जो होते हैं वो ऐसी जगह पर यूज किए जाते हैं जहां कन्फाइंडेड एरिया हो, जैसे घर के अंदर। जैसे मान लीजिए घर की दीवार है, ये आपके पास किसी कमरे की दीवार है, और उसमें पर्टिकुलर यहाँ कोई मिट्टी है, इसको कॉम्पैक्ट करना है, तो रोलर तो चला नहीं सकते इधर। बेसमेंट हो गया, बेसमेंट में रोलर तो घुसा नहीं सकते अंदर। ठीक है, तो कन्फाइंडेड ग्राउंड, मेन यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, कन्फाइंडेड जो एरिया होता है, कन्फाइंडेड ग्राउंड एरिया होता है, वहां पर ये रैमर काम में आता है। सभी प्रकार की मिट्टियों में काम में आते हैं ये। ठीक है, परंतु बहुत ज्यादा मिट्टियों में कॉम्पैक्शन इससे इकोनॉमिकल नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, हैवी वेट जो होता है, हैवी वेट होता है, उसको गिराया जाता है और ठोका जाता है, जिससे मिट्टी दब जाती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली एक्शन होता है वो कौन सा एक्शन होता है, इम्पैक्ट एक्शन होता है। इम्पैक्ट ऑप्शन होता है, रिटेनिंग वॉल के पीछे की साइड की जो मिट्टी बैकफिल सॉइल की मिट्टी है, वहां पर रोलर नहीं चल सकता, क्योंकि ढाल क्षेत्र है, रोलर नीचे गिर सकता है। तो उधर भी टेम्पर काम में आता है, धम धम धम, ऊपर से हैवी वेट को नीचे गिराया जाता है और किया जाता है। तो बेसमेंट की मिट्टी हो गई, या रिटेनिंग वॉल के पीछे की मिट्टी हो गई, या कोई भी कन्फाइंडेड एरिया की मिट्टी होती है, वो यहाँ काम में लिया जाता है। ठीक है, स्मॉल रैमर्स होते हैं, दुरमुड़ भी बोलते हैं इनको देसी भाषा में। स्मॉल रैमर जो होते हैं वो 3 से 5 किलो के तक होते हैं, जबकि भारी जो रैमर होते हैं, जो रिटेनिंग वॉल के पीछे की बड़ी मिट्टी को करने के लिए, वो 150 किलोग्राम तक भी हो सकते हैं। फ्री फॉल जनरली 0.3 मीटर या 300 mm का होता है, जिस पर ये कॉम्पैक्ट करता है वाइब्रेटर, जमीन में फट 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 फट, आपको पता ही है, आप सोच पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्पर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से वाइब्रेटर कॉन्क्रीटिंग में ज्यादातर काम आता है, निडल वाइब्रेटर, प्लेट वाइब्रेटर होता है। सैंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वाइब्रेटर सैंडी सॉइल के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल होता है। सैंडी सॉइल जो होती है उसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है कोहेजन लेस सॉइल के लिए। बस इतना आप याद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपको हल्के से पता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव कॉम्पैक्शन। रिलेटिव कॉम्पैक्शन, क्योंकि हमने कॉम्पैक्शन कर तो दिया। ठीक है, चलिए रिलेटिव कॉम्पैक्शन की बात हम करते हैं, परंतु उससे पहले वाइब्रो फ्लोटेशन टेक्निक और होती है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। देखिए इस तरीके से जो आपका रैमर होता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो इस तरीके से होता है, ये होता है रैमर। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, मैंने यूट्यूब का वीडियो चलाया है। अरे
भाई चला दे। ये देखिए, ये जो है ये बेसिकली रैमर है। ये इस तरीके से जो ये आदमी कर रहा है अपने पास, ये रैमरिंग एक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसपास की मिट्टी को दबा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और टेक्निक है, वो है वाइब्रो कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो रैमर एक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। वाइब्रो फ्लोटेशन टेक्निक जो होती है उसमें क्या किया जाता है, देख लो। वाइब्रो फ्लोटेशन में किया जाता है, आप अगर ढंग से देखेंगे तो इस तरीके से देखो। एक तो पहली बात तो ये सैंडी सॉइल में काम आती है, पहली बात तो ये आपके पास सैंडी सॉइल में काम आती है। इसमें क्या किया जाता है, पहले हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर पर गड्ढा करने के लिए इस तरीके से खोला जाता है, मिट्टी में गड्ढा किया जाता है जेट से, हाई प्रेशर जेट से। सैंडी सॉइल जो रेतीली मिट्टी होती है ना, वहां पर इसका यूज किया जाता है, जैसे समंदरों के किनारे या नदी में। तो इस तरीके से वाइब्रो फ्लोट जो ये चल रहा है आपका, ठीक है, जो ये वाइब्रो फ्लोट चल रहा है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद होता क्या है, ये देखो, उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है, ऊपर से जो मिट्टी होती है, उसको यहाँ दबाया जाता है और अंदर ही अंदर वाइब्रेशन किए जाते हैं, मतलब जेट को बंद कर दिया जाता है। और जो ऊपर से मिट्टी आपने डाली थी वो धीरे धीरे यहाँ पर सेटल डाउन होती है। ये जो मिट्टी है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होती है और धीरे धीरे अब ये अप टू 30 मीटर तक की डेप्थ जो होती है, वहां तक हमारे पास क्या कर सकती है, कॉम्पैक्शन कर सकती है। तो जो मिट्टी होती है उसको ये दबाती जाती है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। तो इस तरीके से ये मिट्टी जो है ये अच्छे से लेयर बाय लेयर बाय लेयर वाइब्रेटर की मदद से इस तरीके से वाइब्रेशन ये कर पाती है, ठीक है। तो ये वाइब्रो फ्लोटेशन टेक्निक होती है जो कि सैंडी। अब मान लो ये कोई रेतीला इलाका है, तो यहाँ पर इसी तरीके से सैंड पाइल की तरह ही बहुत सारी हमारे पास सैंड पाइल इंस्टॉल कर दी जाएगी वाइब्रो फ्लोटेशन, और ऊपर की मिट्टी बहुत मजबूत हो जाएगी जिस पर हम हैवी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी आप देख रहे हैं ये वाइब्रो फ्लोटेशन है। यहाँ याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है सैंडी सॉइल में ये उपयोगी होती है और वाइब्रो फ्लोट की वजह से इस तरह को कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। रियल डायग्राम अगर आपको ये देखना है तो वाइब्रो फ्लोटर रियल में इस तरीके से दिखेगा। मैं स्क्रीन को साफ कर देता हूँ, ये देखिए, ये रियल में वाइब्रो फ्लोट है आपके सामने, और ये ऊपर से मिट्टी उंडेल रहे हैं और ये मिट्टी अंदर की ओर धीरे धीरे जा भी रही है। तो ये जो सैंडी सॉइल जो होती है वहां पर ये यूज की जाती है। तो ये हमारा वाइब्रो फ्लोटेशन मेथड है। तो ये जो हमने मेथड पढ़े, कौन से, रोलर हो चाहे टेम्पर हो, देख भी लिया और पढ़ भी लिया, तो ये हमारे पास आप याद रख सकते हो, ठीक है। पूरा अगर वीडियो आपको देखना है तो अपने सिविल वॉर रूम ऐप पर आप देख सकते हैं, ये मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा जिससे कि और बच्चे भी जुड़ पाए हमारे कोर्स से, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको बहुत ज्यादा मैटर दिया जा रहा है। तो आप ये समझ पा रहे हो कि किस तरीके से वाइब्रो फ्लोटेशन टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। वाइब्रो फ्लोटर आपने देख ही लिया और किस तरीके से हो रहा है ये भी आप देख लिए, ठीक है। ये इसकी नॉब है जो बाहर निकाली जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से वाइब्रो फ्लोटेशन टेक्निक से हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाइब्रो फ्लोटेशन मेथड था जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही ये चीज मैंने यहाँ बता रखी है आपको, और कुछ नहीं है। सैंडी सॉइल के लिए यूज होता है और ये होता है कोहेसिव सॉइल होती है, नॉट सुटेबल फॉर ये, ना, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन बचा हुआ है बस। वो सॉरी मेथड नहीं, टेस्ट। कॉम्पैक्शन को टेस्ट किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे पास बेसिकली, टेस्ट किया जाता है हमारा किससे, इससे प्रॉक्टर टेस्ट से, ठीक है। और उसमें जोधपुर मिनिमम, पहले एक रिलेटिव डेंसिटी और देख लेते हैं जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा हमारा। रिलेटिव डेंसिटी तो आपको पता है एक टर्म और आती है रिलेटिव कॉम्पैक्शन, क्विक रिवीजन है, खत्म हो जाएगा। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है, जो हमने मैथ किया है, जैसे मान लीजिए हमने टेस्ट किया है, पर ये फील्ड टेस्ट के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं आपको पहले फील्ड टेस्ट ही बता देता हूँ कि करते कैसे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये टेबल है, फिर हम रिलेटिव कॉम्पैक्शन पे आते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्ट से रिलेटेड हमारे पास एक टेबल है जहां ये पूरी की पूरी टेबल बनी हुई है, स्क्रीन पर मेरे ख्याल से आपको दिख रही होगी,
मैं हल्का सा इसको जूम आउट कर देता हूं और ये एक टेबल का डेटा है, ठीक है। परंतु उससे पहले भी आपको एक बार ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये होती है। तो देखिए प्रॉक्टर टेस्ट होता है, सबसे पहले प्रॉक्टर भाई साहब ने बताया था कि किस तरीके से हमारे पास किया जाता है। तो इसमें करते क्या है, एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं। जो भी मिट्टी का सैंपल है, मान लीजिए जो भी फील्ड की मिट्टी है, डिस्टर्ब सॉइल सैंपल यूज होगा। मिट्टी का सॉइल सैंपल हम फील्ड से ले आए, जैसे मान लो ये रोड बनना है, यहाँ की मिट्टी को पहले सब सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है, तो उसका सैंपल उठा लाया है। सैंपल में 3-4 किलो की मिट्टी उठा के ले आते हैं, ठीक है। मिट्टी उठा के ला के बाद उसको एक बार अच्छे से छान लिया जाता है, और फिर उसमें नॉन वाटर कंटेंट मिला दिया जाता है इस तरीके से। ये हमने इस मिट्टी में हमने एक नॉन वाटर कंटेंट मिला दिया। अब ये जो है ये प्रॉक्टर मोल्ड है। प्रॉक्टर मोल्ड जो होता है उसका जो साइज होता है वो 1000 ml होता है नॉर्मली मिट्टियों के लिए, जिसमें उसका अंदर से अंदर का डायमीटर 100 mm होता है, और एक बाहर वो जो हाइट होती है 127.3 mm होती है, यानी कुल मिला के आयतन उसका 1000 ml होता है, ठीक है। और इस तरीके से लेयर में कॉम्पैक्ट करते हैं। पहले एक लेयर भरते हैं मिट्टी की नॉन वाटर कंटेंट भरने के बाद, ठीक है। उसको ढंग से 25 बार, कम से कम 25 बार गिराया जाता है, 25 नंबर ऑफ बिलो में अच्छे से कूट दिया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरी सॉइल भरते हैं, फिर उसके साथ भी वो करते हैं 3 लेयर में। जो हैवी कॉम्पैक्शन होता है उसमें 5 लेयर में। तो कितनी लेयर होती है वो बात की बात है। खाली कॉम्पैक्टर का वजन पता था हमको, ठीक है। ये जो ऊपर है, ऊपर का जो इन्होंने निकाला है ना, ये अभी जो ये जो ऊपर का जो इन्होंने ये निकाला है, ये इसको कॉलर बोला जाता है। कॉलर होता है, इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज केवल इतना है कि जो ऊपर से हैमर डाले और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो जब फुल्लम फुट भी भर दोगे तो कॉम्पैक्शन से थोड़ी मिट्टी दबी जाएगी। तो ऑलरेडी ऊपर की ओर का जो हिस्सा है उसको भरा जाता है, जिससे कि जितनी कॉम्पैक्शन होती है वो, और उसके बाद यहाँ से काट के नाइफ से अच्छे से उससे क्या कहते हैं स्पैचुला से काट कर इसको स्मूथ लेयर करके निकाल दिया जाता है। तो कॉलर का उपयोग क्या होता है, सिंपल एक्स्ट्रा सॉइल भरकर हम इसमें थोड़ा बहुत इसको प्लेन करके, अब देखिए यहाँ से इसको बिल्कुल स्मूथली हम हटा देंगे। ठीक है, और इसको तोल लिया। बेसिकली तोलने का फायदा ये होगा, इसमें कर क्या रहे हैं ये देखो। कॉम्पैक्शन के लिए हमको चाहिए क्या, सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो आप। कॉम्पैक्शन के लिए मेरे को चाहिए कॉम्पैक्शन कर्व, जिसमें हमको ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट चाहिए। तो नॉन वाटर कंटेंट मिला दिया, तो मिट्टी का वाटर कंटेंट हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। ज्यादातर मॉइस्चर मीटर से काम किया जाता है, आपको याद होगा मॉइस्चर मीटर कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसमें एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक है। तो वहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ड्राई डेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ड्राई डेंसिटी जो ये सॉइल है, इस सॉइल का वेट आ गया, इसका टोटल मास आ गया, टोटल मास अच्छे से कॉम्पैक्टेड का, इसका टोटल वॉल्यूम प्रॉक्टर मोल्ड जितना वॉल्यूम होगा तोल लिया। खाली का पता था, मिट्टी के साथ तोल लिया। तो यहाँ से बल्क डेंसिटी आ गई। वाटर कंटेंट हम किसी भी मेथड से निकाल लेंगे। बल्क डेंसिटी में अगर 1+W कर दूंगा मैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्राई डेंसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से पहले बल्क निकालेंगे, वाटर कंटेंट की मदद से ड्राई निकाल लेंगे, तो ड्राई डेंसिटी का मान आ गया। वाटर कितना है वो भी पता है, तो एक रीडिंग आ गई। अब इसी मिट्टी में थोड़ा पानी और मिला के, दूसरा वाटर कंटेंट मिला के फिर से वही काम करेंगे। इसी तरीके से तीसरा करेंगे, इसी तरीके से चौथा करेंगे। तो इस तरीके से 3-4 रीडिंग जो आएगी वो आएगी। उसके बाद फ्री एंड से इसको मिला दिया जाएगा, और तो इससे क्या मिल जाएगा, कॉम्पैक्शन कर्व। और इस कॉम्पैक्शन कर्व में कहीं ना कहीं हमको पीक मिलेगा, तो उसी पीक के नीचे जो वाटर कंटेंट होगा वो MC होगा, और ये होगा ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो लैब के अंदर अभी जो हमने देखा, ये प्रॉक्टर टेस्ट देखा था, इस लैब के अंदर जो प्रॉक्टर टेस्ट होता है उसमें हम बेसिकली करते क्या है, कॉम्पैक्शन कर्व ड्रॉ किया जाता है। कॉम्पैक्शन कर्व ड्रॉ किया जाता है, और उस कॉम्पैक्शन कर्व ड्रॉ करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम OMC ज्ञात करते हैं, और फील्ड में भी फिर इसी OMC पर इस डेंसिटी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 100% प्राप्त नहीं हो पाती, पर जितना भी होती है हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पैक्शन करने का तरीका है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो 25 बार गिराते हैं, कैसे गिराते हैं ये आपने देख लो एक बार, क्योंकि इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। वाटर कंटेंट तो ज्ञात करना आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये मैं ऊपर की स्क्रीन पर ये मिटा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी बोला है आपको। इस तरीके से कूटते हैं। अब देखो यहाँ पर हाइट कितनी होती है,
ये भाई जो कूट रहा है, ये देखिए ऊपर की तरफ उठा रहा है, 310 mm की हाइट तक ऊपर उठा रहा है और ये कूटे जा रहा है। स्टैंडर्ड हैमर होता है, अलग अलग वेट होता है। ये वेट कितना होता है ये टेबल में मैं आपको बता दूंगा, परंतु आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से लेयर में कॉम्पैक्शन किया जाता है। चलिए अपनी स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब देखिए आपको ये तो पता लग गया कि कॉम्पैक्शन टेस्ट होता कैसे है, परंतु जो हमने जो टेस्ट देखा था, वो कौन सा टेस्ट देखा था? बेसिकली प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, तो प्रॉक्टर टेस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो 900, ये प्रॉक्टर टेस्ट जो अमेरिका में यूज होता है उसमें होता है ये 945 ml। इसी का ही रिवाइज वर्जन हिंदी में अपने इंडिया में जो होता है वहां हम प्रॉक्टर टेस्ट यूज करते हैं। उसमें IS मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में 1000 ml होता है। यहाँ 945 है क्योंकि पेटेंटेड है तो बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकती। नंबर ऑफ बिलो हर एक लेयर में 25 बार गिराया जाता है, इंडिया में भी 25 बार गिराया जाता है। नंबर ऑफ लेयर 3 होती है, यहाँ भी 3 होती है। वेट ऑफ हैमर जो यूएसए में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर का था वो था 2.495 kg, जबकि इंडिया में जो हैमर है वो 2.6 kg है। हाइट कितनी हाइट से गिरा रहे, जैसे भाई ऊपर खींच के गिरा रहा था ना ये वाला, तो ये जो हैमर है 310 mm की हाइट से गिराते हैं। इंडिया में भी हम 310 की देते हैं। ये दोनों मेथड जो होते हैं ये यूएसए के लिए है, ये यूएसए के लिए है और ये हमारा इंडिया के लिए। ये दोनों मेथड ही काम आते हैं, परंतु ये लाइट कॉम्पैक्शन लाइट रोलर में काम आते हैं। जैसे हैवी एयरक्राफ्ट रनवे होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट रनवे होते हैं युद्धपोतों के लिए, वो क्राफ्ट के लिए, या एरोप्लेन रनवे होते हैं, उनमें बहुत हैवी कॉम्पैक्शन किया जाता है। तो प्रॉक्टर टेस्ट की जगह, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की जगह मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज होता है। उसमें मोल्ड तो वही होता है, 25 बार ही ठोकते हैं, परंतु 5 लेयर में मिट्टी को कूटा जाता है। हैमर का वेट 2.495 की जगह 4.54 किलो का होता है। ये सब चीज पूछी जाती है, आपको याद होनी चाहिए। और हाइट कितनी, 310 की जगह 457 mm से गिराया जाता है। अब इंडिया वालों ने भी अपना IS मेथड को मॉडिफाइड करके IS हैवी कॉम्पैक्शन मेथड कर दिया। मोल्ड हमारा ही रह गया, 25 बार। लेयर हमारी मर्जी, 5 लेयर में करते हैं। वेट हैमर कॉपी नहीं कर सकते तो हमने थोड़ा सा 4.9 किलो कर दिया, जबकि यहाँ कितना है 4.54 किलो। और वेट 450 mm का वेट कर लिया, क्योंकि जो वेट बढ़ने से इम्पैक्ट बढ़ा था वो हमने हाइट में कम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये है। तो अगर हमारे पास बात किया जाए तो कॉम्पैक्शन एफर्ट, ये जो मोल्ड था उसके स्पेसिफिकेशन है, यहाँ लिख दिए थे मैंने। ठीक है, वही अपने इंडिया में 100 mm की डायमीटर, 127.3 mm की इसकी हाइट। तो इसका वॉल्यूम आप निकाल लेना, ये आता है। कॉलर का यूज मैंने बता दिया। जो हैमर होता है बाहर नीचे से 50 mm होता है, ऊपर से इसको पकड़ के खींचते हैं। 310 mm या 450 mm इंडिया की बात करें, और वहाँ 310 mm या 957 mm होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज है, ये नोट का पहला पॉइंट तो भाड़ में जाने दो, अभी आप नोट का दूसरा पॉइंट देखिए। यहाँ पर नोट का दूसरा पॉइंट कॉम्पैक्शन एफर्ट। देखिए अगर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की बात करें तो हम कर क्या रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में ऊपर हैमर को उठा रहे हैं और गिरा रहे हैं, यानी हम स्थितिज ऊर्जा mgh दे रहे हैं। तो m का कितना का वेट है भैया उसका, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर का 2.497। ठीक है, कितनी बार गिरा रहे हैं भैया, एक लेयर में 25 बार गिरा रहे हैं m को। ठीक है, 25 बार गिरा रहा है। g का मतलब 9.81 और h का मतलब 310 यानी 0.310 मीटर। ठीक है, तो और ऐसा 3 लेयरों में हो रहा है। ठीक है, तो 3 लेयरों में हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में स्थितिज ऊर्जा जो हमने यूज करी। मॉडिफाइड में कितना है, 5 लेयरों में है। हैमर का वेट 4.54 किलो है, वही g का मतलब 9.81 है। हाइट 457 है। ठीक है, और कितनी लेयर है, 5 लेयर है। तो इन दोनों को जब भाग दोगे तो ये 4.46 आता है। तो आप याद रखना, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो कि लाइट कॉम्पैक्टर्स में यूज होता है, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट जो कि कहाँ यूज होता है, हमारा इसमें हैवी कॉम्पैक्शन में यूज होता है, एयरक्राफ्ट रनवे में। तो वहां पर एफर्ट 4.46 गुना ज्यादा है, 4.5 गुना ज्यादा है लगभग, किससे, स्टैंडर्ड से। इतना आप याद रखोगे। और ये कुछ नहीं, एफर्ट के रूप में हमने स्थितिज ऊर्जा दी है जो कि नीचे इम्पैक्ट कर रही है और मिट्टी को दबा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर वीडियो खत्म कर रहे हैं फिर हम। रिलेटिव कॉम्पैक्शन, मैंने कहा था ना जब आपको टेस्ट आएगा तो समझ में आएगा, तो आपको टेबल जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। आप वीडियो को पॉज कर ले या फिर नीचे नोट्स में मैंने टेबल दे रखी है। तो टेबल जो मैंने आपको बताई थी,
ये टेबल बड़े काम की है, ये बहुत बार आता है। कभी मोल्ड का वॉल्यूम पूछ लेता है, कभी नंबर ऑफ बिलो पूछ लेता है, कभी नंबर ऑफ लेयर पूछ लेता है, कभी हथौड़े का वेट पूछ लेता है, फ्री फॉल पूछ लेता है। तो ये उसकी मर्जी की वो क्या पूछेगा, परंतु आपको आना जरूर चाहिए। ठीक है, लास्ट में हमारे पास बचता है रिलेटिव कॉम्पैक्शन। अब देखिए, आप जो कॉम्पैक्टर टेस्ट करके गए लैब में, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट किया या आपने कॉम्पैक्टर टेस्ट किया, तो आपको ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिली कॉम्पैक्शन कर्व से, कॉम्पैक्शन कर्व प्लॉट किया और ड्राई डेंसिटी मिल गई। तो फील्ड में उतनी ही ड्राई डेंसिटी अचीव करने की कोशिश तो करते हैं हम, पर कर नहीं पाते, क्योंकि लैब में क्या था, मिट्टी एक मोल्ड के अंदर थी जिसको कूटा जा सकता था। परंतु जो आपने कहां पर की, लैब में जो की, वो उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो लैब में तो ज्यादा मिल गया कॉम्पैक्शन, फील्ड में उतना नहीं मिला। तो जो लैब में कॉम्पैक्शन मिला वो ज्यादा मिला, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो फील्ड में मिली वो कम मिली। तो ड्राई डेंसिटी लैब में बटे में फील्ड में, तो फील्ड बटे लैब, ड्राई डेंसिटी फील्ड, ऊपर देखिए यहाँ पर फील्ड बटा लैब, ये ड्राई डेंसिटी थी, इनका जो रेशो होता है इसको रिलेटिव कॉम्पैक्शन बोलते हैं। रिलेटिव कॉम्पैक्शन जितना ज्यादा मिलेगा, जितना मतलब फील्ड में उतनी ज्यादा मिल गई, फील्ड में उतनी ज्यादा मिली है तो बढ़िया कॉम्पैक्शन हुआ। रिलेटिव कॉम्पैक्शन जितना कम होगा उतना ही कम हमको ड्राई डेंसिटी मिली है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन और एक टर्म और पढ़ी थी आपने यहाँ, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव कॉम्पैक्शन जिसको हम आरसी कह रहे हैं, जिसका मतलब ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कहाँ, फील्ड में, जो कि कम मिल रही है। ड्राई डेंसिटी हमारे पास कहाँ, लैब में। ठीक है, और एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स, ई मैक्सिमम माइनस में ई बटे में ई मैक्सिमम माइनस में ई मिनिमम। ये दोनों अलग अलग चीज है भैया, इनमें रिलेशन क्या है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन 0.80 प्लस में 0.20 इंटू में रिलेटिव डेंसिटी होता है। ये आप याद रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। रिलेटिव डेंसिटी अलग चीज है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन अलग चीज है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन ये बताता है कि हम कितना परसेंट फील्ड में सक्सेस हुए, जितनी हमारी चाहत थी हम कितना प्रतिशत उसको लेके आए, जबकि रिलेटिव डेंसिटी बताती है कोई मिट्टी कितनी कॉम्पैक्ट है। ठीक है, कॉम्पैक्शन उसमें कितनी डेंसनेस है, डिग्री ऑफ डेंसनेस भी बोलते हैं रिलेटिव, वो इसको ड्राई डेंसिटी, वो रिलेटिव डेंसिटी को डिग्री ऑफ डेंसनेस। आपको पता होगा 0 से 15, 15 से 35, 35 से 50, 50 से 65, 65 से 0 से 35, 35 से 65, 65 से 85 और 85 से 100। ठीक है, ये वेरी लूज सॉइल, लूज, मीडियम, डेंस, वेरी डेंस एंड, ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। एक थोड़ा सा आपके लिए ये और है, जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर कभी कभी पूछ लेता है। आलम सिंह, जो प्रोफेसर आलम सिंह थे जोधपुर एमबीएम कॉलेज के, उन्होंने बनाया। उन्होंने मोल्ड का साइज औरों से अलग लिया। उन्होंने मोल्ड का साइज 100 mm ना लेके डायमीटर कितना लिया, 79.8 mm लिया। मोल्ड की हाइट 127 ना लेके 60 mm ली, और कैपेसिटी 1000 ml ना होकर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, केवल 300 ml। उसमें 2.5 किलो का हथौड़ा इन्होंने 2 लेयर में ठोका, 15 नंबर ऑफ बिलो के साथ ठोका, 310 mm की हाइट से ही। ठीक है, और फिर जो कॉम्पैक्शन यूज किया, तो जोधपुर में जो स्पेशल मिट्टी मिलती है उसका कॉम्पैक्शन इसी तरीके से होता है। तो ये जोधपुर मिनी कॉम्पैक्टर टेस्ट भी होता है। बस यहाँ पर आपको याद क्या करना है, मोल्ड की कैपेसिटी, हथौड़े का वेट, नंबर ऑफ लेयर 3 की जगह 2, नंबर ऑफ बिलो 25 की जगह 15 यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट कॉम्पैक्शन। अब हम यहाँ पर हमारे पास इसमें आगे गुप्ता एंड गुप्ता अघोर और आईएएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड, देन हम आगे बढ़ आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसमें एनरोल करने की कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।